वेलकम फ्रेंड्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एक टॉपिक की फैक्टर, उसके रिलेटेड क्वेश्चन। की फैक्टर का मतलब क्या है? ऐसे जब हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो बहुत सारे रिसोर्सेज हम यूटिलाइज करते हैं, मटेरियल, लेबर। तो जो रिसोर्सेज शॉर्टेज में है उसको हम की फैक्टर कहते हैं। लाइक मटेरियल शॉर्टेज में है तो मटेरियल को हम की फैक्टर कहते हैं। तो अब हमारा जो प्रोडक्शन का प्लानिंग होगा वो उस तरह से होगा कि मटेरियल का हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाए। अगर लेबर शॉर्टेज में है तो लेबर विल बी ट्रीटेड एज की फैक्टर। फिर हमारा प्रोडक्शन का प्लानिंग उस एंगल से होगा। तो से हम 3-4 प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हम 3 या 4 जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे सबका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल के फिर कंट्रीब्यूशन, अगर मटेरियल हमारे पास शॉर्टेज में है तो कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल निकाल लेंगे। लेबर अगर शॉर्टेज में है तो कंट्रीब्यूशन पर आवर ऑफ लेबर निकाल लेंगे। उसके बेस पे फिर हम रैंकिंग देंगे। ठीक है, कि जिसमें कंट्रीब्यूशन पर आर सबसे ज्यादा होगा उसको हम रैंक 1 देंगे और उस ऑर्डर में रैंकिंग दिया जाएगा। तो इस तरह से रैंकिंग देने के बाद जो हमारा लिमिटिंग फैक्टर या की फैक्टर है, उसके जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका यूटिलाइजेशन हम रैंक के हिसाब से करेंगे। मतलब जिस प्रोडक्ट को हमने रैंक 1 दिया है उसको हम ज्यादा रिसोर्सेज देंगे, जिसको रैंक 2 दिया है उसको थोड़े कम रिसोर्सेज देंगे। तो इस तरह से पूरा प्रोडक्शन का प्लानिंग किया जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। इलस्ट्रेशन 10 ये इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उसमें से हम ले रहे हैं जी। 3 प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है हमारे पास, यू कैन सी। तीनों ही प्रोडक्ट का हमें वेरिएबल कॉस्ट का इंफॉर्मेशन दिया है, मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड और लेबर का भी इंफॉर्मेशन है। लेबर 2 डिपार्टमेंट में यूटिलाइज हो रहा है, रेट पर आर दिया है और कितने आवर्स पर यूनिट, हर यूनिट में कितने आवर्स लगते हैं वो भी दिया है। ग्रेड ए, डिपार्टमेंट ए एज वेल एज डिपार्टमेंट बी का। अभी का हमारा प्रोडक्शन कितना हो रहा है वो दिया है, प्रेजेंट 10,000, 12,000 एंड 20,000 यूनिट्स। अभी का हमारा सेल प्राइस भी है और हम पॉसिबली हर प्रोडक्ट का कितना सेल कर सकते हैं, व्हाट इज द डिमांड इन द मार्केट, दैट इज गिवन। पॉसिबल सेल्स इज गिवन। देयर इज अ constraint on supply of labor in डिपार्टमेंट ए। तो यहां हमारा की फैक्टर, डिपार्टमेंट ए हमारा की फैक्टर है या लिमिटिंग फैक्टर आप कह सकते हैं। तो हमें डिपार्टमेंट ए को ध्यान में रख के कितना प्रोडक्शन करना चाहिए और उसके रिसोर्सेज किसको ज्यादा अलोकेट करना चाहिए वो डिसीजन लेना है। सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे, फिर हम कंट्रीब्यूशन पर आर इन डिपार्टमेंट ए वो निकाल लेंगे। ठीक है, देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए यहां सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दोनों लिस्ट किया गया है। सेल प्राइस डायरेक्टली क्वेश्चन में अवेलेबल है तीनों प्रोडक्ट का। वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल डायरेक्टली अवेलेबल है, वेरिएबल ओवरहेड डायरेक्टली अवेलेबल है। लेबर के लिए क्या किया है? लेबर के लिए मल्टीप्लीकेशन, लाइक 4 पर आवर। तो 6 घंटे, 10 घंटे और 5 घंटे जो एक यूनिट के लिए लग रहे हैं उससे मल्टीप्लाई किया है। सो यू कैन सी दिस इज 4 into 6, this is 4 into 10, this is 4 into 5। इसको अप्लाई करके लिया है। ऐसे ही डिपार्टमेंट बी में 8 रुपीज पर आवर लेबर का रेट है और 6 घंटे, 15 घंटे, 11 घंटे, तो उससे मल्टीप्लाई किया है। यू कैन सी 8 into 6, 8 into 15, 8 into 11, ऐसा करके लेबर का रेट निकाला हुआ है, लेबर का अमाउंट निकाला है। तो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, सेल प्राइस है,
इससे हमें मिल रहा है कंट्रीब्यूशन, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वी आर गेटिंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. दिस इज डिवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ए के आवर्स पर यूनिट. एक यूनिट बनाने के लिए डिपार्टमेंट ए में एक्स को 6 घंटे लगते हैं, वाई को 10 घंटे लगते हैं और जेड को 5 घंटे लगते हैं. तो एक घंटे का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? एक यूनिट हमको 72 का कंट्रीब्यूशन दे रहा है जो 6 घंटों में हम हासिल कर पा रहे हैं. तो एक घंटे का कंट्रीब्यूशन 12 रुपया हुआ. ऐसे ही प्रोडक्ट वाई का पूरे यूनिट का कंट्रीब्यूशन 100 रुपया है जो 10 घंटा काम करके हमको मिल रहा है. मतलब एक घंटे का कंट्रीब्यूशन 10 रुपया हुआ. ऐसे ही प्रोडक्ट जेड का कंट्रीब्यूशन 8 रुपया हुआ. यहां सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एक घंटा काम करके हमें एक्स में मिल रहा है, उसके बाद वाई में मिल रहा है और उसके बाद जेड में मिल रहा है. तो रैंकिंग आप देख सकते हैं, रैंकिंग 1, 2 एंड 3 ये एक्स, वाई और जेड को दे दिया है. तो हमें प्रोडक्शन की प्लानिंग करते समय एक्स को सबसे ज्यादा वेटेज और प्रायोरिटी देना है. मतलब सबसे पहले हम एक्स बनाएंगे, फिर जो टाइम बचेगा उसमें वाई बनाएंगे और फिर अगर टाइम बचेगा तो जेड बनाएंगे. ये हमारा प्रायोरिटी का ऑर्डर होगा. अब देखो यहां दिया है आज का अलोकेशन, बट वो हम अलग से वर्किंग कर लेते हैं, अच्छे से थोड़ा टेबल में रिफ्लेक्ट कर देते हैं. allocation of hours. In department A. प्रोडक्ट कितना सेल्स कर सकते हैं, कितनी डिमांड है, तो उसके हिसाब से कितने आवर्स रिक्वायर्ड है. रैंकिंग एंड देन अलोकेशन. और अलोकेशन के बेस्ड अलोकेशन ऑफ आवर्स, उसके बेस प्रोडक्शन क्वांटिटी. प्रोडक्ट हमारे एक्स, वाई और जेड, वो हम कितना सेल कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा. तो 12,000, 16,000, 24,000 के वाले. एक यूनिट बनाने के लिए ए में, अभी ए को ही फोकस किया जा रहा है, ए में 6 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे और 5 घंटे लग रहे हैं. मल्टीप्लाई बाय 6, 72,000 आवर्स. मल्टीप्लाई बाय 10, 1,60,000 आवर्स. मल्टीप्लाई बाय 5, 1,20,000 आवर्स. तो टोटल आवर्स हमारे रिक्वायर्ड हैं 352. तो अगर इतने आवर्स अवेलेबल होते तो हमारा जितना भी रिक्वायरमेंट है उतना प्रोडक्शन हम कर पाते. बट अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग कितने आवर्स अवेलेबल हैं? एग्जिस्टिंग आवर्स अवेलेबल इन डिपार्टमेंट ए, वो देख लेते हैं. तो एग्जिस्टिंग हमने जो प्रोडक्शन किया, हमने प्रोडक्शन किया 10,000, 12,000 और 20,000 यूनिट का. कितने यूनिट हमने बनाए? एक यूनिट के लिए 6 घंटे एक्स के, 10 घंटे वाई के और 5 घंटे जेड के. मतलब अभी जो हमने प्रोडक्शन किया था उसमें 60,000 आवर्स एक्स को लगे, 120 वाई को लगे और 1 लाख जेड को लगे. तो सब मिला के 280. इतने घंटे की कैपेसिटी हमारे पास अवेलेबल है. ठीक है.
तो देखो हम कैसे देंगे, अलोकेशन कैसे करेंगे, तो रैंकिंग हमारा 1, 2 एंड 3 हमने देख लिया XYZ का। 2,80,000 अलोकेट करना है, टोटल हमारे पास आज है वो 280। तो x तो जितना है, x का रैंक 1 है, जितना मांगे उतना दे देंगे उसको। 72 मांगा, पूरा 72 दे दिया। अभी हमारे पास 2,80,000 में से 72 दे दिया हमने, तो बचे 2,08,000। और y कितने मांग रहा है, 160, तो y को दे देंगे 160। बैलेंस हम z को दे देंगे, तो y को 160 देने के बाद हमारे पास बचेंगे 48,000 आवर्स, दैट वी आर गिविंग टू z, वो हम दे रहे हैं z को। तो आप देख सकते हैं x को y को हमने जितने घंटे मांगे उतने दे दिए, मतलब जितना प्रोडक्शन उनका, जितना उनका हमारा रिक्वायरमेंट है पूरा प्रोडक्शन हो जाएगा। 12,000 के 12,000 हो जाएंगे, y के 16,000 के 16,000 हो जाएंगे। z में प्रॉब्लम आएगा क्योंकि z को हमने कम आवर्स अवेलेबल किए हैं, z को हमने 48,000 आवर्स ही दिए हैं और एक यूनिट में 5 घंटे लगते हैं z में, तो कितने यूनिट बना पाएंगे, 48,000 डिवाइड बाय 5, 9600। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिमम प्रोडक्शन, कि हमारे पास जो अवेलेबल 2,80,000 घंटे हैं डिपार्टमेंट ए के, उससे हमें x के 12,000 यूनिट बनाने चाहिए, y के 16,000 यूनिट बनाने चाहिए और z के 9600 बनाने चाहिए। इससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जनरेट होगा। देखो दिस यू कैन सी, यहाँ वर्किंग दिया हुआ है और उस पे से कंट्रीब्यूशन भी निकाला हुआ है, पूछा है क्वेश्चन के अंदर ही, 12,000, 16,000, 9600। नाउ दिस इज मल्टीप्लाइड विथ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो कैलकुलेटेड था 7,240, और इससे हमें मिल रहा है टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन। यही चीज आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो आज आपने अलोकेट किए, लाइक यही कंट्रीब्यूशन आप कैसे निकाल सकते हैं आज के बेसिस पे, x को कितने आवर्स दिए 72,000, y को कितने आवर्स दिए 1,60,000 आवर्स और z को 48,000। तो अगर यहाँ आवर्स ले रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई कंट्रीब्यूशन पर आवर से करेंगे। कंट्रीब्यूशन पर आवर है आपका 12, 10 एंड 8, इट इज 12, 10, 8, तो 12 आपका हो जाएगा 72,000 इंटू 12, 864, 16 lakh and 48,000 into 8, that is 384। तो सब मिला के 28,48,000, 2848 यू कैन सी। तो जो हमने किया यहाँ यूनिट्स को पर यूनिट कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई किया, उसकी जगह आवर्स को पर यूनिट पर आवर कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से आंसर हमको सेम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ए में हमारे पास शॉर्टेज था आवर्स का, तो उस बेसिस पे हमने किया। अभी देखते हैं आगे एक क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 11 हम देख रहे हैं। दो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है, दोनों का मटेरियल, वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड 5 पर मशीन आवर दिया हुआ है और टोटल आप देखेंगे 20 एंड 40 है पर यूनिट। दैट मीन्स इसमें 4 आवर्स पर यूनिट लगते होंगे और इसमें 8 आवर्स पर यूनिट लगते होंगे। ठीक है ना, 20 डिवाइड बाय 5, 40 डिवाइड बाय 5, हमें पता चला कि एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं। अगर एक घंटे का 5 रुपया है
और एक यूनिट का 20 रुपया है, मतलब 4 घंटे एक यूनिट बनाने के लिए लग रहे हैं, ठीक है ना। सेल प्राइस अवेलेबल है, यहां स्कैरसिटी है मशीन आवर्स की, तो मशीन आवर्स हमारा की फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर। तो अब हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। मशीन आवर की अवेलेबिलिटी 60,000 आवर्स की है, ठीक है, और 8,000 और 6,000 यूनिट रिस्पेक्टिवली हम बनाने वाले हैं। इतना हम बना सकते हैं, बेच सकते हैं, फिक्स ओवरहेड भी दिया है। तो देखो पहला काम हमको क्या करना है, हमें कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर निकाल लेना है। उसके लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पहले निकलेगा। तो देखो सेल प्राइस क्वेश्चन में दिया है, मटेरियल, वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड सब दिया है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और सेल प्राइस कंपेयर करते हैं। कंट्रीब्यूशन मिल रहा है 80 और 130, फिर हमने ये निकाला था 4 आवर्स एंड मशीन आवर्स 8 आवर्स निकाला था, है ना। ये 20 डिवाइड बाय 5 करके निकाला था ना अभी, ये 40 डिवाइड बाय 5 करके। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर प्रोडक्ट एक्स में ज्यादा है, तो अगर प्रोडक्ट एक्स को प्रोसेस करते हैं तो एक घंटे में 20 रुपया कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, प्रोडक्ट वाई को प्रोसेस करते हैं तो एक घंटे में 16.25 का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। तो रैंक 1 हमने एक्स को दिया, रैंक 2 हमने वाई को दिया। अब इस पे से हम क्या करेंगे, अलोकेशन करेंगे, जैसे यहां पे किया था वैसे ही अलोकेशन ऑफ आवर्स। अलोकेशन ऑफ आवर्स कैसे करेंगे, सेम तरीके से प्रोडक्ट कितना सेल करना है या कितना डिमांड है, कितने आवर्स रिक्वायर्ड है, रैंक, अलोकेशन, प्रोडक्शन। एक्स और वाई 8,000 6,000, एक्स को बनाने के लिए 4 घंटे चाहिए, एक यूनिट के लिए 4 घंटे, तो 32,000 घंटे चाहिए इधर, और वाई को बनाने के लिए 8 घंटे चाहिए, एक यूनिट के लिए 8 घंटे, तो 48,000। तो दोनों मिला के हमारी रिक्वायरमेंट तो 80,000 घंटे की है, बट हमारे पास अवेलेबल सिर्फ 60,000 है। क्वेश्चन में दिया है 60,000 आवर्स आर अवेलेबल ओनली। तो हमने रैंकिंग दे दिया कि पहले तो हम एक्स को पूरा टाइम दे देंगे और फिर हम वाई को पूरा टाइम दे देंगे। तो उस हिसाब से ये 32,000 पूरा हमने दे दिया एक्स को, रिमेनिंग हमने दे दिया वाई को। तो एक्स को पूरा टाइम दे दिया, मतलब एक्स के पूरे 8,000 यूनिट बन जाएंगे। वाई को पूरा टाइम नहीं दिया, 28,000 डिवाइड बाय एक यूनिट बनाने में 8 घंटे चाहिए, एक यूनिट में 8 घंटे, 3500 आवर्स, 3500 यूनिट्स। तो जितना हमारे पास मशीन आवर अवेलेबल है उस हिसाब से एक्स के हम 8,000 यूनिट बनाएंगे, वाई के हम 3500 यूनिट बनाएंगे। इससे हमें कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो देखो सी 8,000 यूनिट और 3500 यूनिट, दिस इज मल्टीप्लाइड विथ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 80 and 130 that we have calculated earlier. Total contribution minus fixed cost, you get profit. ये आपको मिल गया प्रॉफिट। नाउ अब एक क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का ही, जिसमें एक से ज्यादा की फैक्टर है। दैट वी हैव टू डिस्कस। दैट क्वेश्चन इज illustration 16.
Here we are having more than one key factor. तो यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ मल्टीपल, इस क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल की फैक्टर है। हमें दिया हुआ है कि एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को स्पेयर पार्ट सप्लाई करते हैं। इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें कोई भी एक ही स्पेयर पार्ट वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में सप्लाई कर सकते हैं। तो इनके पास दो स्पेयर पार्ट हैं, वैसे बना सकते हैं, बट दोनों एक साथ वो नहीं बना सकते हैं। प्रोडक्शन फैसिलिटी वैसा है, तो आइदर दे कैन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब दोनों पार्ट ए पार्ट बी दोनों साइमल्टेनियसली नहीं बना सकते। आइदर दे कैन मैन्युफैक्चर पार्ट ए और दे कैन मैन्युफैक्चर पार्ट बी। ठीक है, अब पार्ट ए पार्ट बी दोनों की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। ये अलॉय का यूसेज, अलॉय मीन्स मटेरियल का यूसेज कितना है, फिर मशीन टाइम, मशीन पी का कितना है, मशीन क्यू का कितना है, वो दिया है। और सेल प्राइस, टारगेट प्राइस को हम सेल प्राइस कह सकते हैं, सेल प्राइस कितना हो सकता है वो दिया है। अब हमारे पास मशीन पी के भी लिमिटिंग आवर्स है 4000, मशीन क्यू में भी लिमिटेशन है 4500, और मटेरियल का भी हमारे पास लिमिटेशन है 13000 kg। तो तीनों ही चीजों में लिमिटेशन है। तो जब भी एक से ज्यादा रिसोर्सेज स्कैर्स हैं तो हमें ऐसे प्रोडक्शन करना है कि तीनों ही रिसोर्सेज की लिमिट के अंदर हमारा प्रोडक्शन हो जाए। सिर्फ एक रिसोर्स को हम फोकस नहीं रख सकते हैं, हमें तीनों के बेस पे कैलकुलेशन करना पड़ता है। पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। नाउ फ्रॉम मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू, अलॉय पॉइंट ऑफ व्यू, हम ए कितना बना सकते हैं, बी कितना मैक्सिमम बना सकते हैं, वो हम देख रहे हैं। अगर सिर्फ ए बनाते हैं 13000 kg अवेलेबल है, 13000 kg डिवाइड बाय 1.6, ए में एक यूनिट में 1.6 kg चला जाता है, बी में भी उतना ही चला जाता है। 13000 डिवाइड बाय 1.6, तो मटेरियल के एंगल से 8125 यूनिट्स बना सकते हैं। मटेरियल के एंगल से दोनों के 8125 बना सकते हैं। मशीन पी के एंगल से, मशीन पी के एंगल से 4000 घंटे हैं और एक यूनिट के लिए 0.6 आवर्स ए में लगता है। तो अगर सिर्फ ए बनाते हैं 4000 डिवाइडेड बाय 0.6, तो 6666, वैसे उसको अपर साइड राउंड ऑफ नहीं करेंगे क्योंकि हम अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो डाउन साइड ही उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, अपर साइड नहीं करेंगे क्योंकि कैपेसिटी 4000 घंटे से बढ़ नहीं सकती है। ठीक है ना, एक घंटा स्पेयर रह गया दैट इज फाइन, बट उसको अपर साइड हमको नहीं लेके जाना है। वैसे ही बी में एक यूनिट के लिए 0.25 आर लगते हैं, तो बी हम ज्यादा बना पाएंगे, बी हम 16000 यूनिट बना पाएंगे। मशीन क्यू की बात करें, मशीन क्यू उसके 4500 घंटे हैं डिवाइडेड बाय 0.5, एक यूनिट बनाने में 0.5 आवर्स लगते हैं। उस हिसाब से 4500 डिवाइडेड बाय 0.5 डबल हो जाएगा 9000, और यहाँ 4500 डिवाइडेड बाय 0.55, इट इज 8181। तो अगर हम सिर्फ ए बनाते हैं
तो तीनों प्रोडक्ट, तीनों रिसोर्स को फोकस करके मटेरियल के हिसाब से हम 8125 बना पाएंगे, मशीन पी के हिसाब से 6666 यूनिट्स बना पाएंगे और क्यू के हिसाब से 9000। अगर हमें सारे रिसोर्सेज को रिस्पेक्ट देना है और उसको ध्यान रखना है तो मिनिमम ऑफ अबो, लोअर ऑफ अबो, मतलब अगर हम इतने यूनिट बनाएंगे तो कहीं पे भी किसी भी रिसोर्स में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल भी वो लिमिट के अंदर है, मशीन क्यू भी उस लिमिट के अंदर है। तो हमें कितने यूनिट बनाने चाहिए? 6666 फॉर पार्ट ए। अब पार्ट बी की बात करें तो उसमें लोएस्ट आ रहा है, तीनों को कंपेयर करके लोएस्ट आ रहा है 8125। ठीक है, तो हमने तय कर लिया कि ए के हम बनाएंगे 6666 यूनिट्स और बी के हम बनाएंगे 8125 यूनिट्स। इतने यूनिट्स बनाएंगे। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे? फिर हम ए और बी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेंगे। सेल प्राइस ले लेंगे माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां सेल प्राइस 145 दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल alloy, alloy is at the rate 12.5 per kg। तो एक यूनिट में 1.6 kg लग रहे हैं, 12.5 से मल्टीप्लाई करें तो 20। मशीन पी का हमें लेबर का कुछ खर्चा नहीं है, बट वेरिएबल ओवरहेड है। वेरिएबल ओवरहेड मशीन पी में एट द रेट इट इज 80 एंड क्यू में 100, 80 पर आवर। ए का आप देखेंगे 0.6 आवर्स है और बी का देखेंगे 0.25 आवर्स है। 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। दिस इज 80 इंटू 0.6, 80 इंटू 0.25। वैसे ही मशीन पी का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उनके जो आवर्स दिए हुए हैं 0.5 एंड 0.55 आवर्स पर यूनिट दिए, 50 and 55। Here we will be getting contribution per unit, दोनों का contribution per unit मिल जाएगा। This is 27, this is 20, and here we will multiply with number of units that we have planned। सारे resources को ध्यान में रख के हम कितना प्रोडक्शन करेंगे। तो ए का प्रोडक्शन हम करेंगे 6666, बी का 8125। तो 27 इंटू 6666, 179, 982 and 8125 into 20, 162। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पार्ट ए बनाने में हमको ज्यादा फायदा हो रहा है, तो पार्ट ए हमको बनाना चाहिए बिकॉज इट इज रिजल्टिंग इनटू मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में भी हमको मिल रहा है पार्ट ए में 179,982, दैट इज ऑप्टिमम कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हो गया ये फर्स्ट पार्ट। पार्ट ए हमको बनाना चाहिए क्योंकि इससे हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है।
अब हमें क्या बोल रहा है देखो, सेकेंड पार्ट में, इफ वाई लिमिटेड रिड्यूसेस टारगेट प्राइस बाय 10% and offers 60 per hour of unutilized machine hour, calculate total contribution from the spare part identified above. आइडेंटिफाइड अपोर्ड तो क्या था, हमारा पार्ट ए था। बोल रहे हैं सेल प्राइस, टारगेट प्राइस 10% कम कर देंगे। अगर टारगेट प्राइस 10% कम कर देंगे, मतलब ए का, अगर ये आप समझो सेल प्राइस 10% डाउन कर दें, तो आपका सेल प्राइस रिवाइज हो जाएगा 130.5, और जितना सेल प्राइस घटा उतना कंट्रीब्यूशन भी घट जाएगा। ठीक है, तो आपका अभी रिवाइज कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 12.5। ठीक है, तो आप यहां दिखा सकते हैं सेकेंड पार्ट, टोटल कंट्रीब्यूशन, तो रिवाइज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पार्ट ए, पार्ट ए में अब आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चेंज होके 12.5 हो गया। यूनिट्स तो उतने ही है, वो तो आज की कैपेसिटी पे है। 12.5 इंटू 6666, अब कंट्रीब्यूशन आपका हो गया 83,320। नाउ इसके साथ आपको वाई लिमिटेड, मतलब जो सप्लाई, जो कस्टमर है, वो कंपनसेशन देंगे और अनयूटिलाइज कैपेसिटी। अनयूटिलाइज कैपेसिटी देखो, हमने ए जब बनाया तो ए में तो हमने किसके बेस बनाया था, मशीन पी का बेस लेके बनाया था, क्योंकि उसमें कम से कम यूनिट हो रहे थे। तो मशीन पी तो हमारी फुल कैपेसिटी यूटिलाइज हो जा रही है, क्योंकि उसके बेस ही हमने प्रोडक्शन किया है। मेन अनयूटिलाइज कैपेसिटी हमारी किस में रह जाएगी, मशीन क्यू में रह जाएगी। मशीन क्यू में अगर आप देखेंगे अनयूटिलाइज कैपेसिटी, तो टोटल कैपेसिटी है 4500 की, और यूटिलाइज्ड है, क्योंकि सिर्फ ए हमने बनाया है, तो ए हमने 6666 यूनिट्स, और एक यूनिट में 0.5 आज यूज होते हैं, 666 इंटू 0.5, तो इतने घंटे हमारे यूटिलाइज हुए, तो रिमेनिंग हमारा अनयूटिलाइज रह गया मशीन क्यू का, दैट इज 1167, ये अनयूटिलाइज रह गया। 1167 इंटू 60 पर आवर, 60 पर आवर वो कंपनसेशन दे रहा है हमको, कि आपका हम क्या कर रहे हैं, मतलब हमारा कस्टमर वाई लिमिटेड क्या बोल रहा है कि सेल प्राइस रिड्यूस कर देते हैं और आपका जो अनयूटिलाइज कैपेसिटी रह जाएगा दैट विल कंपनसेट बाय 60 रुपीज पर आवर। तो हमने पार्ट ए का जो कंट्रीब्यूशन मिलना था वो घटा दिया, क्योंकि प्राइस कम हो गया, बट सामने हमें मशीन क्यू के रिलेटेड कंपनसेशन मिल रहा है अनयूटिलाइज कैपेसिटी का। ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन 83,325 प्लस 20,020, 153,345, दिस इज टोटल कंट्रीब्यूशन। This we can see 153,345, so it is। ये क्वेश्चन हमने जो देखे वो की फैक्टर के रिगार्डिंग थे, और ये वाला क्वेश्चन जो अभी किया इसमें मल्टीपल की फैक्टर थे। आगे क्वेश्चन किया उसमें एक आध ही ऐसा फैक्टर था जिसमें रिसोर्सेज स्केर्स थे। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं which is based on the topic indifference point।
Now what is indifference point? It is that point at which you are indifferent between two options. अगर वो कॉस्ट का एंगल है तो टोटल कॉस्ट ऑफ टू ऑप्शंस आर इक्वल, और अगर प्रॉफिट का एंगल है तो टोटल प्रॉफिट एट दैट पॉइंट इज इक्वल अंडर टू ऑप्शंस. फॉर एग्जांपल, से हम ऐसा डिसीजन ले रहे हैं कि कार हम कौन सी खरीदें, पेट्रोल कार खरीदें कि डीजल कार खरीदें. तो पेट्रोल कार में मेंटेनेंस थोड़ा कम होता है. The maintenance of petrol car is 80,000, fixed cost is 80,000 per annum. जबकि डीजल कार में 1,10,000 का फिक्स कॉस्ट मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा आ रहा है. रनिंग कॉस्ट पर किलोमीटर पेट्रोल में थोड़ा ज्यादा आता है, डीजल में एवरेज की वजह से थोड़ा कम आता है. तो ये 5 रुपया है और ये 3 रुपया. फॉर एग्जाम्पल 1 किलोमीटर का इतना खर्चा. नाउ वी वांट टू नो कि किसके लिए पेट्रोल कार बेटर है, किसके लिए डीजल कार बेटर है. तो हमें देखना पड़ेगा, हमें एक लेवल निकालना है कि जहां पे पेट्रोल खरीदो कि डीजल खरीदो, आपका जो कॉस्ट है वो इक्वलाइज हो जाए, फिक्स कॉस्ट प्लस रनिंग कॉस्ट. ठीक है. यू कैन सी के इन डीजल कॉस्ट यू आर इंक्रीइंग एडिशनल फिक्स कॉस्ट ऑफ 30,000 एंड यू आर हैविंग सामने, भले फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है बट पर किलोमीटर आपका कॉस्ट जो है वो 2 रुपया कम हो रहा है. तो अगर हम डीजल कार में जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये चल ही रहा है कि 30,000 रुपया हमको हर साल ज्यादा चुकाना पड़ रहा है, बट फायदा हर किलोमीटर में 2 रुपए का हो रहा है. तो ये जितना रनिंग करेंगे, हर किलोमीटर की रनिंग पे हमको 2 रुपए बच रहे हैं डीजल कार के अंदर. ये 2-2 रुपए करके हमको 30,000 रुपए रिकवर करने हैं जो डीजल कार में हर साल एक्स्ट्रा जा रहे हैं. तो हम समझ सकते हैं कि 15,000 किलोमीटर की अगर रनिंग होगी तो 15,000 किलोमीटर इंटू 2 रुपया पर किलोमीटर, हमारी जो सेविंग हो जाएगी वो 30,000 की हो जाएगी, और ये एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारा 30,000 का रिकवर हो जाएगा. ठीक है. तो 15,000 किलोमीटर पे एग्जैक्ट डीजल कॉस्ट जो होगा वही पेट्रोल पे कॉस्ट होगा. 15,000 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे तो अब हमें बचत, क्योंकि 30,000 रुपए तो हमारे बच गए, वो तो 30,000 जो एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे थे वो तो रिकवर हो गए. अब 15,000 किलोमीटर के ऊपर जितने ज्यादा किलोमीटर का आप रनिंग करेंगे उतने ज्यादा किलोमीटर का आपको 2 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से बेनिफिट होगा डीजल कार के अंदर. बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं हम 15,000 किलोमीटर तो नहीं चला पाएंगे पूरे साल में, यूज ही नहीं होती है कार, पड़ी ही रहती है गैरेज में, और आपको लग रहा है कि नहीं हम तो 5-6 हजार किलोमीटर ही साल का चलाते हैं, कभी कभी आउटिंग के लिए निकलते हैं, तो आपके लिए बेटर कार जो है वो पेट्रोल कार है. क्योंकि आप जो एक्स्ट्रा खर्चा 30,000 का हो रहा है वो 30,000 का एक्स्ट्रा खर्चा रिकवर नहीं कर पा रहे हो. ठीक है. तो यहां हम इनडिफरेंस पॉइंट कैसे निकालते हैं, हम लेते हैं डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट या पर किलोमीटर. यहाँ पे तो 30,000 रुपया फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस, 2 रुपया वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस, तो 15,000 किलोमीटर ये हमारा इंडिफरेंस पॉइंट हो गया. तो हम कह सकते हैं कि 15,000 से अबो एट इंडिफरेंस पॉइंट आपका कॉस्ट इक्वलाइज हो जाएगा. कैसे इक्वलाइज हो जाएगा, देखो पेट्रोल और डीजल आप कॉस्ट देखोगे ना, फिक्स कॉस्ट 30,000, 1,10,000, रनिंग कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपया 5 रुपया किलोमीटर के हिसाब से पेट्रोल में 75,000 हो जाएगा.
₹3 किलोमीटर के हिसाब से डीजल में 45,000 हो जाएगा। तो टोटल खर्चा 150। So either you purchase petrol car or diesel car, your total cost remains same at indifference point, that is at 15,000 kilometer. But above 15,000 kilometer हमारा मानना है कि जिसमें आपका वेरिएबल कॉस्ट कम है उसको सिलेक्ट करें। तो हमें डीजल कार में ज्यादा बेनिफिट होगा। से 25,000 किलोमीटर की हम बात कर रहे हैं, तो 25,000 किलोमीटर पे कॉस्ट कितना आएगा वो हम निकाल रहे हैं, पेट्रोल एंड डीजल दोनों में। ठीक है, फिक्स कॉस्ट आपका 80 का 80, 1,10,000। रनिंग कॉस्ट 25,000 किलोमीटर को हम 5 रुपया 3 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 125 हुआ और ये 75,000 हुआ। तो यहां आपका हुआ कॉस्ट 2,05,000, 25,000 इंटू 5 रुपया एंड 3 रुपये से मल्टीप्लाई किया, और यहां आपका कॉस्ट हुआ 185। तो आप देख सकते हैं कि आपको 20,000 रुपए की बचत हो गई डीजल कार के अंदर। कैसे 20,000 की बचत हुई? तो देखो 15 से एक्सेस आपने कितना चलाया, 15 से एक्सेस आपने 25 तक चलाया आपने, मतलब 10,000 एक्स्ट्रा चलाया, तो हर किलोमीटर पे 2 रुपए आपके बच रहे हैं। तो 10,000 एक्स्ट्रा जो चलाया उसमें आपके 2 रुपए के हिसाब से 20,000 की बचत हो गई। तो डीजल कार इज बेटर अबो इंडिफरेंस पॉइंट, ठीक है ना। बिलो इंडिफरेंस पॉइंट, बिलो 15,000 किलोमीटर, लाइक 7,000 किलोमीटर की बात करें, अगर हमारा रनिंग इतना होने वाला है तो हम कहेंगे कि पेट्रोल कार ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप एक्स्ट्रा 30,000 वसूल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये 80 का 80, ये 1,10,000। वेरिएबल कॉस्ट आपकी 7,000 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 रुपए के हिसाब से 35,000, 3 रुपए के हिसाब से 21,000, ये हो गया 131 और ये हो गया 1,15,000। आप देख सकते हैं कि 16,000 का खर्चा आपका पेट्रोल में कम आ रहा है, 16,000 का। ठीक है ना, क्योंकि आप देखो 8,000 किलोमीटर का गैप है, 15 और 7 मतलब 8,000 किलोमीटर का गैप, 2 रुपए के हिसाब से 16,000 की बचत आपकी पेट्रोल में हो रही है। ठीक है ना। तो व्हाट इज अवर कंक्लूजन? एट इंडिफरेंस पॉइंट कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अबो इंडिफरेंस पॉइंट हमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑप्शन विथ लोअर वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और बिलो इंडिफरेंस पॉइंट सिलेक्ट ऑप्शन विथ लोअर फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया रहेगा सिलेक्शन का। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस जो दिए हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, कुछ दिए हैं क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 18। नाउ ये क्वेश्चन इन डिफरेंस पॉइंट के रिगार्डिंग, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 18 ऑफ स्टडी मटेरियल। इसमें हमें इंफॉर्मेशन 3 मशीन की दी है। मशीन ए मैनुअल है, बी सेमी ऑटोमेटिक है और सी जो है वो फुली ऑटोमेटिक है। ठीक है, अब मंथली फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। ए का सिर्फ 15,000 है, फिक्स कॉस्ट कम है। बी का यू कैन सी सब मिला के टोटल 20 और 45,000 है।
और सी का सब मिला के 1,25,000 है। जहां फिक्स कॉस्ट बढ़ जाता है वहां डेफिनेटली वेरिएबल कॉस्ट जो है वो घट जाता है। तो मैन्युअल में भले फिक्स कॉस्ट कम है बट वेरिएबल कॉस्ट आप देख सकते हैं 240 ए में और बी में 140 और सी में 40। हमें इनडिफरेंस पॉइंट निकालने हैं और हमारा रिजल्ट इंटरप्रेट करना है। फिर आप देखेंगे ये तीन इनडिफरेंस पॉइंट इसमें निकाल पाएंगे हम। एक तो मैनुअल एंड सेमी ऑटो के बीच, दूसरा मैनुअल और ऑटो के बीच, ऑटोमेटिक के, और तीसरा सेमी ऑटो एंड ऑटोमेटिक। ठीक है, यहां हम देख सकते हैं कि अगर आप फिक्स कॉस्ट में डिफरेंस देखेंगे, मैनुअल का फिक्स कॉस्ट 15,000 है फिक्स कॉस्ट, और सेमी ऑटोमेटिक का फिक्स कॉस्ट 45,000 है। जबकि वेरिएबल कॉस्ट मैनुअल का 240 है और सेमी ऑटोमेटिक का 140 है। तो इनका अगर हम डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस 30,000 का बन रहा है, डिफरेंस ऑफ 30,000, और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस पर यूनिट 100 रुपए का बन रहा है, तो 300 यूनिट्स। और इसमें हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? अब वो 300 अगर इनडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा है तो जिसमें वेरिएबल कॉस्ट कम है, मतलब कि सेमी ऑटोमेटिक, उसको सिलेक्ट करेंगे सेमी ऑटो। और बिलो 300 जिसमें फिक्स कॉस्ट कम है, इनडिफरेंस पॉइंट से अगर कम है आपका प्रोडक्शन या यूटिलाइजेशन, जहां आपका फिक्स कॉस्ट कम है, मैन्युअल में फिक्स कॉस्ट कम है, विल गो विथ मैन्युअल। मतलब ये ए है मशीन और ये मशीन बी है। वैसे ही फिक्स कॉस्ट के एंगल से मैनुअल का तो 15,000 है, ऑटोमेटिक का अगर हम बात करें तो 1,25,000, 125, यस। और वेरिएबल कॉस्ट के एंगल से बात करें, मैन्युअल फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट के एंगल से मैनुअल का 240 और ऑटो का 40। So this is difference of 1,10,000 and difference of 200. 1,10,000 difference in fixed cost, 200 difference in variable cost, तो 550 यूनिट्स बन जाते। नाउ ये इनडिफरेंस पॉइंट है मैनुअल और ऑटोमेटिक का इनडिफरेंस पॉइंट। इतने पे 550 पे मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में खर्चा सेम होगा, बट अगर आप अबोव 550 यूनिट्स जाएंगे तो जिसमें आपका वेरिएबल कॉस्ट कम होगा, मतलब कि ऑटोमेटिक इज बेटर। और अगर आप बिलो 550 रहेंगे तो मैनुअल इज बेटर।
ठीक है। वैसे ही सेमी ऑटो में फिक्स कॉस्ट है आपका 45 और फुल्ली ऑटो में आपका फिक्स कॉस्ट है 125, तो डिफरेंस ऑफ 80,000। और वेरिएबल कॉस्ट के एंगल से इसमें आपका है 140 और इसमें आपका है 240, सॉरी इसमें सिर्फ 40, तो 100 का डिफरेंस। तो जब हम सेमी ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक को कंपेयर कर रहे हैं, 80,000 डिवाइडेड बाय 100, 800 यूनिट्स। डेफिनेटली अबोव 800 automatic is better, below 800 semi automatic is better। तो इस तरह से रेंज हमारे सामने निकल के आ रही है, ठीक है। तो इसको हमें एक रेंज में बिठाना है कि इस तरह से सिलेक्शन होगा। रेंज ऑफ सिलेक्शन, तो रेंज ऑफ सिलेक्शन में ये कंफर्म है रेंज एंड डिसीजन में बिलो 300 तो कंफर्म है हमें किस में रहना चाहिए, में मैनुअल में ही रहना चाहिए। वी शुड बी गोइंग विद द मैनुअल। 300 टू, अब देखो 300 टू 800 के अबो भी कंफर्म है कि ऑटोमेटिक में ही जाना चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिक मैनुअल से बेटर तो 550 के बाद ही हो जाता है और सेमी ऑटोमेटिक से बेटर 800 के बाद हो जाता है, ठीक है। तो 800 के ऊपर तो कंफर्म ही है कि ऑटो में ही जाना है। अब वो 800 कंफर्म ऑटोमेटिक, बिलो 300 कंफर्म मैनुअल। अब बीच की जो रेंज है कि भाई 300 से 550, यहां आप देख सकते हैं कि 300 से ऊपर सेमी ऑटो इज बेटर, ठीक है। और यहां आप देख सकते हैं 550 तक, देखो 550 तक सेमी ऑटोमेटिक इज बेटर, सॉरी मैनुअल इज बेटर। तो मैनुअल और सेमी ऑटोमेटिक में कंफर्म बात हो गई है कि भाई वो 300 तक ही मैनुअल बराबर है, 300 से ऊपर तो सेमी ऑटोमेटिक इज बेस्ट, ठीक है। तो मैनुअल हमारा 300 तक ही आएगा। 300 से 800 में ये रेंज में भी हमने सेमी ऑटो पकड़ा है, यहां अबो 300 आपको सेमी ऑटो मिल रहा है। और जब ऑटोमेटिक से कंपैरिजन हो रहा है तो भी 800 तक तो कौन सा बेटर है, सेमी ऑटोमेटिक ही बेटर है। अब देखो 550 से ऊपर हम कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक इज बेटर देन मैनुअल। 550 से ऊपर क्या कह रहे हैं, ऑटोमेटिक इज बेटर देन मैनुअल। बट यहां दूसरा हमारा कंक्लूजन क्या आ रहा है कि 550 से 800 तक सेमी ऑटोमेटिक इज बेटर देन ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक की कंपैरिजन में 800 तक सेमी ऑटोमेटिक ही बेटर है। तो ये वाला रेंज जो है वो नलीफाई हो जाता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो 300 से 800 की रेंज सेमी ऑटोमेटिक इज बेटर, ठीक है। तो बिलो 300 कोई कंफ्यूजन नहीं है, अबो 800 कोई कंफ्यूजन नहीं है, 300 से 800 में कंफ्यूजन है क्योंकि दो रेंज बैठ रही है। तो उसमें भी 550 वाली रेंज, 550 वाली रेंज में मैनुअल और ऑटोमेटिक में ऑटोमेटिक इज बेटर 550 से ऊपर। बट ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक कंपेयर करते हैं तो क्या बोला हुआ है कि 800 तक तो सेमी ऑटोमेटिक बेटर है। तो दैट इज वाई सेमी ऑटोमेटिक 800 तक हमें परचेज करना चाहिए।
300 से 800 में। तो देखो आपको आंसर मिलेगा, इसका आंसर हम देखेंगे नीचे 18th क्वेश्चन का। वी कैन सी दिस इज द रेंज 300। ए मतलब मैनुअल, सी मतलब ऑटोमेटिक और बी मतलब सेमी ऑटोमेटिक। तो दिस इज द सिलेक्शन ऑफ द रेंज। अभी इसमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो हम देख रहे हैं, 19th क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 19 स्टडी मटेरियल का। देखो कंपनी दो प्रोडक्ट बना रहे हैं एक्स और वाई, जिनका रिस्पेक्टिव फिक्स कॉस्ट, तो x का फिक्स कॉस्ट F1 है और y का फिक्स कॉस्ट F2 है। हमें यूनिट कंट्रीब्यूशन y का दिया है, इट इज 1/5 लेस देन द यूनिट कंट्रीब्यूशन ऑफ x। ओके, और टोटल F1 F2 हमें दिया हुआ है 1,50,000। ओके फाइन। ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ x इज 1800 यूनिट्स, x का ब्रेक इवन पॉइंट 1800 यूनिट्स, and for break even point F2 is not considered। x के ब्रेक इवन पॉइंट में सिर्फ x का फिक्स कॉस्ट, x का फिक्स कॉस्ट F1 है, वही कंसीडर हुआ है। और 3000 यूनिट बोल रहे हैं कि इनडिफरेंस पॉइंट है। इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब है दे आर सेइंग इनडिफरेंस पॉइंट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इक्वल प्रॉफिट। तो 3000 यूनिट पे x और y दोनों में आपको प्रॉफिट इक्वल मिलता है। प्रॉफिट हम नॉर्मली निकालते हैं कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करके, ठीक है। तो हमें F1 F2 की वैल्यू और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है। देखो हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ x अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम मान लेते हैं से, इसको हम मान लेते हैं a, इट इज a। हमारे पास कंट्रीब्यूशन हमें ये दिया है कि y का कंट्रीब्यूशन कितना है। y का कंट्रीब्यूशन a के कंट्रीब्यूशन से 4/5 है, ठीक है। 4/5 ऑफ x y का कंट्रीब्यूशन है, तो वी कैन से 4/5 मतलब 0.8 भी कह सकते हैं। तो y का कंट्रीब्यूशन हो गया 0.8 a, ये अज्यूम किया हमने, अभी हमारे पास फिगर नहीं है। x का कंट्रीब्यूशन x अज्यूम करें तो बेटर है, हमने a अज्यूम किया। तो y का कंट्रीब्यूशन इज 4/5 ऑफ x का कंट्रीब्यूशन, ठीक है फाइन। अभी हमें क्या दिया है, हमें ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ x दिया है विच इज 1800 यूनिट्स। हमें पता है कि एट ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आपका फिक्स कॉस्ट के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 1800 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन इज 1800 a यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विच इज इक्वल टू F1। F1 मतलब फिक्स कॉस्ट ऑफ x का फिक्स कॉस्ट 1800 a, फाइन। F1 हमें पता चल गया,
फिक्स कॉस्ट ऑफ x हमें पता चल गया। अभी हमें दिया है कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 1,50,000 शायद दिया है, 1,50,000, यस, दिस इज 1,50,000। तो हमारे पास F1 का वैल्यू है 1800A, F2 का वैल्यू क्या होगा 1,50,000 माइनस 1800A, ये हमारे पास F2 हो गया। F1 का वैल्यू इज 1800A, ठीक है। अब देखो हमारे पास हमें इनडिफरेंस पॉइंट दिया है 3000 यूनिट्स, यहां पे दोनों में प्रॉफिट इक्वल है। प्रॉफिट का मतलब क्या, प्रॉफिट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो x और y को हमें इक्वलाइज करना है, दोनों का प्रॉफिट निकालना है। तो x का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, x का कंट्रीब्यूशन माइनस x का फिक्स कॉस्ट। देखो 3000 यूनिट पे x का कंट्रीब्यूशन 3000 A आएगा, 3000 यूनिट पे x का कंट्रीब्यूशन 3000 A आएगा, और x का फिक्स कॉस्ट हमें पता चल गया है, इट इज 1800 A। दिस इज कंट्रीब्यूशन ऑफ x एंड दिस इज फिक्स कॉस्ट ऑफ x। ऐसे ही y की बात करें तो y का कंट्रीब्यूशन 3000 यूनिट इंटू y का कंट्रीब्यूशन 0.8A है, ये आ जाएगा। और माइनस इसको हम डायरेक्टली ले लेते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन कम होगा, 2400A ले लेते हैं डायरेक्टली, 3000 इंटू 0.8, कंफ्यूजन कम होगा। माइनस y का जो फिक्स कॉस्ट है, मतलब F2, y का जो फिक्स कॉस्ट है वो F2 है, वो ये रहा, वो 1,50,000 माइनस 1800A। अब देखो ये बचेगा 1200A, और ये आप देखेंगे ये ब्रैकेट में से ये माइनस जो है निकल जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। 2400A और 1800A प्लस होके 4200A बन जाएगी, माइनस 1,50,000, क्योंकि ये ब्रैकेट निकलेगा तो ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो नाउ A इज इक्वल टू, ये 1200 इधर आ जाएगा, 150 दूसरी साइड आ जाएगा, तो 150 डिवाइडेड बाय 3000, दैट मीन्स 50 rupees. So we have got contribution of per unit 50 rupees for x and 0.8A मतलब के 40 rupees for y। 50 रुपया 40 रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन मिल गया। तो हमारा जो F1 है फिक्स कॉस्ट, F1 है वो 1800 इंटू 50, 90,000, और F2 है वो 150 माइनस 90,000, दैट इज 60,000। सारे आंसर हमारे मिल गए में। तो F1 F2 की वैल्यू मिल गई, 150 का ब्रेकअप 90,000 एंड 60,000, और ये कंट्रीब्यूशन भी मिल गया 50 एंड 40 पर यूनिट, ठीक है ना।